डिटेक्टिव जे के पास वाले घर में रमेश काका रहते हैं। उनकी बेटी की 3 दिन बाद शादी है, इसलिए घर में बहुत सारा कैश और ज्वेलरी रखी है। पर एक सुबह उनके घर में चोरी हो जाती है। उस समय परिवार वाले घर से बाहर गए थे। रमेश काका को इस चोरी से बहुत धक्का लगता है और वो डिटेक्टिव जे को अपने पास बुलाते हैं। बेटा, मेरी बेटी की 3 दिनों बाद शादी है और घर में रखा सारा कैश और ज्वेलरी किसी ने चुरा लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चोरी किसने की। बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, मेरे ये केस भी सॉल्व कर दो बेटा। चिंता मत कीजिए काका जी, मैं हूँ ना, मैं चोर को जरूर पकड़ के रहूंगा। आप बताइए, उस समय घर में कौन कौन था? मैं तो अपने परिवार के साथ मंदिर गया था माथा टेकने। घर में हमारे 4 नौकर थे बेटा। आप उन चारों नौकरों को बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन बेटा, वो तो बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बाहर वाले ने चोरी की हो तो सकता है, पर पहले घर वालों से बात कर ली जाए, क्या पता उन्हीं में से कोई हो। डिटेक्टिव जे ने चारों नौकरों से बात की, वो उस समय कहाँ थे ये सब उसने पूछा। तो पहला वाला नौकर कहता है, सर मैं उस समय सर के लिए सेब और पपीता काट रहा था। सर हर सुबह सेब और पपीता खाते हैं ना, इसलिए। डिटेक्टिव जे ने दूसरे वाले नौकर से पूछा तो वो बोला, सर मुझसे कह के गए थे कि आने से पहले सुबह का नाश्ता रेडी रखना, तो मैं वही उसी काम में लगा हुआ था। सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था सर, मुझे नहीं पता चोरी किसने की सर। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले नौकर से पूछा तो वो बोला, मैं तो उस समय बगीचे में खुदाई कर रहा था और पेड़ों को पानी दे रहा था। चोरी किसने की मुझे नहीं पता, पर हाँ, घर के अंदर कोई आया नहीं था। जब मैं बाहर था तो मैंने किसी को अंदर आता नहीं देखा सर। इससे डिटेक्टिव जे समझ गया कि चोर जरूर घर का ही कोई आदमी है और उसने चौथे वाले नौकर से पूछा तो वो बोला, मैं तो सर के कपड़ा धुल रहा था, घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है ना, इसलिए। डिटेक्टिव जे ने टेबल पर देखा, नाश्ता तैयार था, सेब और पपीता भी कटा हुआ था, गार्डन में भी पानी पड़ा था और मिट्टी खुदी हुई पड़ी थी, कपड़े भी धुले हुए पड़े थे। इसका मतलब ये चारों सच बोल रहे हैं। डिटेक्टिव जे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसने टेबल को ध्यान से देखा और समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने पहले ही वो सेब और पपीता काट दिया था तो सेब अभी तक सफेद कैसे हैं? वो तो अब तक हल्के से खराब हो जाने चाहिए थे, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब उसने चोरी होने के बाद और डिटेक्टिव जे के आने से पहले ये फल काट कर यहाँ रखे हैं। डिटेक्टिव जे उसको एक थप्पड़ मारता है और वो अपना जुर्म कबूल लेता है। हाँ, मैंने ही की थी चोरी। मुझे मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए। तुम अपने बॉस से भी तो मांग सकते थे ना, वो मना नहीं करते। और तुमने चोरी करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है, आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा,
ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। संभलपुर गांव में किसान अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही आलसी थे। बिना कुछ काम किए गांव में वो सब इधर उधर घूमते बेकार की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं आए। अरे धीरे धीरे ये भी काम सीख लेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? समय बीतता गया और रामलाल के लड़के काम करना तो दूर, सीखने की भी कोशिश नहीं करते। एक बार अचानक रामलाल की एक्सीडेंट हो जाती है। वह काफी दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। अरे रामू की माँ, उन चारों को बुला कर लाओ। इस स्थिति में उनसे 4 बात कर लेता हूँ। रामलाल की पत्नी चारों बच्चों को बुलाकर लाती है। लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। मेरे जाने के बाद आप सबका क्या होगा? तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेतों में चारों दिशाओं में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना, कहता है। यह बात सुनकर चारों भाई खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके बच्चे खेत में छिपाया हुआ खजाना निकालने के लिए ठान लेते हैं। खजाने की लालच में कभी न काम किया हुआ चारों ने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई खजाना नजर नहीं आता है। चारों भाई घर आकर अपनी माँ को कहते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला माँ, ये तो नाइंसाफी है ना। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दी है
तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद भाइयों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार समय समय पर पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर भाइयों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।